नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा की सीरीज हम कर रहे थे, इसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी थी और इसमें हमने चैप्टर नंबर 34 जिला स्तरीय प्रशासन तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्थानीय प्रशासन चैप्टर नंबर 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण और स्थानीय सुशासन के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण स्थानीय सुशासन अथवा पंचायती राज इसको हम कहते हैं। तो भारत में स्थानीय सुशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। स्थानीय सुशासन को किसके अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत। तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। गवर्नर जनरल व वाइसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत का प्रस्ताव करके देश में स्थानीय सुशासन की ठोस बुनियाद रखी थी। किसने रखी थी? लॉर्ड रिपन ने। इस कारण रिपन को क्या कहा जाता है? देश में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये गवर्नर जनरल और वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, इनको कहा जाता है। और इन्होंने 1882 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी थी, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत के बारे में है? तो ये है 243 से लेके 243 ओ तक। ये जो भी अनुच्छेद है ये पंचायत के बारे में है और इनको 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को 9वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है और अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा अनुच्छेद करता है, ये कौन सा संविधान संशोधन करता है? तो ये 73वां संविधान संशोधन करता है। ये हुआ था 1992 के अंदर। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 है, उसके अंतर्गत दिया गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां ये है 243 जी के अंदर। ठीक है, इसमें है शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां है पंचायत की। तो पंचायतें, इनके संवैधानिक प्रावधान 243 में 243 से लेकर 243 ओ तक है। तो एक एक हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 243 के अंदर दी गई है अनुच्छेद में परिभाषाएं। 243 ए के अंदर है ग्राम सभा। 243 बी के अंतर्गत है पंचायतों का गठन कैसे होता है, उसके बारे में बताया गया है। 243 सी में बताया गया है पंचायतों की संरचना। 243 डी के अंतर्गत बताया गया है स्थानों का आरक्षण। 243 ई में बताया गया है पंचायतों की अवधि कितनी होती है। अनुच्छेद 243 एफ में बताया गया है सदस्यता के लिए निर्भरताएं कितनी हैं। सदस्यता के लिए जो निर्भरताएं हैं वो 243 जी में बताया गया है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एच के अंतर बताया गया है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, मतलब जो टैक्स वगैरह लगाते हैं। 243 आई में बताया गया है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे में बताया गया है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के में बताया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम में बताया गया है इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। 243 एन में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 ओ में बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में
न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। तो 243 से लेकर 243 ओ तक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो 243 के अंदर दी गई है परिभाषाएं, जो कि हमने अभी पढ़ा है। जो भी परिभाषाएं हैं 243 के अंतर्गत दी गई है। पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान और अनुच्छेद युग्म गलत है? तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज इसके अंतर्गत किया गया है, तो ये सही है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के ये वाला गलत है। पंचायतों की अवधि 243 डे में और स्थानों का आरक्षण ये जो है 243 घ के अंदर। अब 243 ए में दिया गया है ग्राम सभा के बारे में, और ये जब हमारा ऑप्शन बता रहा है पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये इसका गलत हो जाएगा आंसर। तो ये 243 के अंदर बताया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि बतानी है। पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि कब अपनाई गई राजस्थान में? तो राजस्थान में अपनाई गई 2 अक्टूबर 1959 को, और ये अपनाई गई सर्वप्रथम नागौर के बगदरी गांव से। ठीक है, तो इस व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का एक गांव है बगदरी गांव, वहां से किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने पढ़ा है ये 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो सबसे पहले जो पंचायती राज को लागू किया गया वो किया गया राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो कौन से राज्यों ने किया स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को? तो राजस्थान ने और आंध्र प्रदेश ने किया सबसे पहले इसको। तो राजस्थान पहला था और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था इसमें। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? तो स्तरों की बात करें तो स्तर है 3। तो निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत, उसके मध्य स्तर है पंचायत समिति, और शीर्ष स्तर है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो प्रथम स्तर की बात हो रही तो ये है ग्राम पंचायत। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो शासन प्रणाली की व्यवस्था बतानी है क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति खंड स्तर पर, और जिला परिषद है जिला स्तर पर। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती क्रम कौन सा है? तो यह है पंचायत समिति। पंचायतों की अवधि बतानी है कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है पंचायतों की अवधि। तो प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का रहता है इनका कार्यकाल। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण बताना है क्या है? तो राजस्थान में जो पंचायती राज का प्रमुख लक्षण है वो है नियमित रूप से चुनाव। तो पंचायती राज का प्रमुख लक्षण है 5 वर्ष के अंतराल पर इसका चुनाव होता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान है वो इस्तीफा देगा किसको? तो वो जिला प्रमुख को देता है अपना इस्तीफा। तो ग्राम स्तर पर की बात करें तो विकास अधिकारी को देता है, पंचायत समिति स्तर पर जिला प्रमुख को देता है, और जिला स्तर पर जो भी है वो संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा या त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो सरपंच हुआ, उपसरपंच हुआ और वार्ड पंच हुआ, तो ये देते हैं ग्राम विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना समिति के अंदर सदस्यों की संख्या होती है 25।
तो जिला आयोजना समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 ZD इसके अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। ये जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। तो ये अध्यक्षता जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जो गठित होती है समितियां वो है ये, और ये क्या करती है, विकास योजनाओं का निर्माण करती है। इसका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है और इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 पदेन होते हैं, 2 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य जिले का कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, और तीसरा होता है अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। तो 3 तो पदेन होते हैं और 2 है जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष बताना है कौन होता है। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है जिला प्रमुख, इसका अध्यक्ष रहता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय है जो सूचीबद्ध है, तो ये है 29 विषय। तो 29 विषय सूचीबद्ध है इसमें। इनमें से 21 16 + 5 16 पहले थे और 5 नए जोड़े गए। ये विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो ये है टोटल कितने होते हैं, 29 विषय इसके अंदर सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो कौन से विभाग का कार्य जो है 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो पानी और बिजली जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंडर नहीं आता है। प्रारंभिक शिक्षा आता है, महिला एवं बाल विकास आता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भी जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ही आता है। तो मारवाड़ के गांधी के रूप में पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2010 को 5 विभागों, कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इनको पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो 5 विभागों को सौंपा है 2010 के अंतर, कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, इसके बाद में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। नेक्स्ट है अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित किए, तो अभी पढ़ा है हमने 5 डिपार्टमेंट, कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित किए, तो 2010 में हस्तांतरित किए। ग्राम पंचायत के उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, तो ग्राम पंचायत के जो उपसरपंच है उसका निर्वाचन होता है निर्वाचित सभी पंचों के द्वारा। जैसे सभी पंच जो निर्वाचित हुए हैं उनमें से एक बनता है उपसरपंच। तो निर्वाचित पंचों के द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही एक को उपसरपंच चुना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, तो चुनाव करवाने का दायित्व रहता है इसमें राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उसका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो व्यवस्था स्थापित की जाती है वो कौन सी है, तो ग्राम पंचायत का होता है प्रत्यक्ष चुनाव। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध किससे रहा है, सादिक अली समिति इसका संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। तो इसमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति, जिसको सामुदायिक विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के मूल्यांकन हेतु इसका गठन किया गया। 1964 में सादिक अली अध्ययन दल, 1973 में गिरधारी लाल व्यास कमेटी,
1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जेबी के राव कमेटी, 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, सरकारिया कमीशन, 1989 में पीके थुंगन कमेटी और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का गठन किया गया है। ये जो है ये सारी पंचायत राज प्रणाली का अध्ययन और उनमें सुधार और हेतु सुझाव देने के लिए गठित की गई है। ठीक है, कौन कौन सी है? 1957-58 में तो गठित हुई बलवंत राय मेहता समिति, 1964 में इसके बाद हुई सादिक अली अध्ययन दल, फिर 1973 में हुआ गिरधारी लाल व्यास कमेटी, 1977 में हुआ अशोक मेहता समिति, इसके बाद में 1985 में गठित हुई जीवी के राव कमेटी, 1986 में गठित हुई डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, फिर सरकारिया कमीशन, 1989 में पीके थंगन कमेटी और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन और उसके सुधार हेतु सुझाव देने के लिए इनका गठन किया गया। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ये LM सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 के अंतर। ठीक है, तो डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया। ये किया गया पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। अगला है समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज जो है उसको लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऐसी समिति जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी? तो ये थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्थानीय सुशासन से। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका नियम 2011 का नियम है राजस्थान पंचायती राज का। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति के अंदर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो इसके द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर जो है विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। या तो 5% हो, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कम से कम 5% हो, या 25 सदस्यों इनमें से जो भी ज़्यादा हो इनके द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो कौन सी है? तो वो है ग्राम पंचायत। तो मनरेगा का कार्य जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा का गठन होता है। तो ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी और इसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के अंदर पंजीकृत व्यक्ति होंगे। तो ग्राम सभा का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है? मतदाता सूची में जो भी पंजीकृत मतदाता है सदस्य है उनके द्वारा। और ये कौन से नियम में बताया गया है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 इसके अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वह क्या है? तो 2 के अंतर्गत बताया गया है ग्राम सभा का गठन। ठीक है, ये पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में जो भी दर्ज है सभी निवासी वो। ग्राम सभा की गणपूर्ति किसकी है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो गणपूर्ति की बात करें तो ये है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग।
तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, इसकी धारा 8A से 8F ये गणपूर्ति के बारे में है। कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी और कार्य होगा ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो ये जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। अगला है ग्राम सभा की कितनी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। तो किसी संकल्प को पारित करना है तो कितनी संख्या की जरूरत होगी। तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का जो बहुमत होगा उसके द्वारा संकल्प पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो राजस्थान में कौन सा अधिनियम है जो राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो ये अधिनियम है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, 2011। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम है 2011। इसके अंदर जो है ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान ये करता है। तो पंचायती राज नियम है 2011, इसमें राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो इसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अगर सरपंच और उपसरपंच दोनों ही अनुपस्थित है और ग्राम सभा की बैठक है तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया है तो वो इसकी अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा की बैठक की। तो ग्राम सभा की 4 बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होगी और इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच के द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा की बैठक का। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव की बात करें तो वो होता है ग्राम सेवक। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो ग्राम सेवक को प्रतिस्थापित कर दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी से, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो ये प्रतिस्थापित किया गया है 1989 के अंतर्गत। ठीक है, ग्राम सेवक के पद के नाम को बदल दिया गया है और ग्राम विकास अधिकारी इसका नाम कर दिया गया है। 2021 में जो विधेयक आया था पंचायती राज अधिनियम विधेयक 2021 के बाद। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए। 2015 तक राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10 बार जो है चुनाव आयोजित किए गए 2015 तक। पहला चुनाव आंध्र प्रदेश पंचायती राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। ठीक है, पहला चुनाव हुआ। नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार हो चुके हैं। 1960 में, फिर 65, 78, 81, 88, 95, 2000, 2005, 10, 15 और 2020। तो ध्यान रखना है 2020 तक कितनी बार हो चुके हैं, 11 बार। 2015 तक कितनी बार हो चुके हैं, 10 बार। वर्ष 2020 तक राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव आयोजित हुए हैं, तो 11 बार हुए हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थानों के चुनाव आयोजित करता है। कौन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चुनाव आयोजित करता है। इन चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तो पहला चुनाव तो 1960 में हुआ था, ये गलत है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा चुनाव हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है, तो पहला चुनाव हुआ 1960 में, दूसरा हुआ 65 में और तीसरा हुआ था 1978 के अंदर। अगला है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं PRIs, इनका पहला चुनाव वर्ष 1960 के अंदर करवाया गया था। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया।
राजस्थान पंचायत अधिनियम इसको लागू किया गया है 1953 में। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद है 40, इसमें उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1954 में अधिनियम का स्वरूप दिया गया। तो ये पारित तो किया गया 1953 में और 1954 में इसको अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया था। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ, कब हुआ था पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को और इसका आयोजन किया गया था नागौर के अंदर। नेक्स्ट है, वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान आता है वो किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सीधे ग्राम पंचायत को। राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। ठीक है, ये 2015 का विधेयक है। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। तो स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किया गया है? उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है। जिला परिषद के सदस्य के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। सरपंच के लिए 8वीं कक्षा व अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। बीए होना जरूरी नहीं है, 10वीं पास होना जरूरी है। तो ये 2015 का विधेयक आया और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित किया गया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी करके पंचायती राज अधिनियम 1994 इसके धारा 19 में संशोधन करके सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास, ठीक है, 10वीं पास भी नहीं, 8वीं पास होना चाहिए सरपंच के लिए। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया है और अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक है। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रमुख सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी करके पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। तो 2 प्रावधान किए हैं, शौचालय संबंधी और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की अनिवार्यता को हटा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की अनिवार्यताओं को वापस हटा दिया 11 फरवरी 2019 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान, और राजस्थान ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत सरपंच के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी जरूरी है? तो सरपंच के पद के लिए पूछी गई है इसमें, तो इसमें है आंसर 8वीं क्लास होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 8वीं क्लास। अगला है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों के अंदर, तो ये दिया गया है 1992 के 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो 1992 के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से एक असत्य कथन बताना है। तो सरपंच ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो सरपंच के कार्य देख लेते हैं क्या क्या है इसमें।
तो ग्राम सभा की बैठक को बुलाना, अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाना। तो ये सारे कार्य जो है जो किसके हैं? सरपंच के हैं। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम का संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 इसके अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। नेक्स्ट है जिला प्रमुख का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख ही होता है। किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके पंचायतों में स्थानीय समितियों का प्रावधान किया गया? तो 1994 में संशोधन करके ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर दिया गया और स्थानीय समितियों का प्रावधान किया गया 2000 के अंदर। ठीक है, 2000 में संशोधन किया गया था। तो वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में इसके अंदर संशोधन करके पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों में जो है स्थायी समितियों का गठन का प्रावधान 2000 में किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो 1953 वाला जो है संशोधित किया गया था 2000 के अंदर। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें चयनित पर गांव के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना दी गई है। वह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना है, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव आदि। तो ये तीनों तो सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। आदर्श ग्राम पंचायत योजना की बात हो रही है, ये सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध करवाने को बढ़ावा देती है, तो ये गलत है इसमें। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना ये जो है 2014-15 में राज्य में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य निर्धारित ग्राम पंचायत के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाने और आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है इसका उद्देश्य। और योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी और योजना के लिए संसाधन केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से कन्वर्जेंस, MP, MLA, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जन भागीदारी एवं राज्य सरकार की ओर से योजना के लिए आवंटित फंड से जुटाया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो मध्यवर्ती स्तर और संबंधित राज्य, तो पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर होता है मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्यवर्ती स्तर है उसका नाम है जनपद पंचायत। ठीक है, राजस्थान में तो पंचायत समिति है और मध्य प्रदेश में है जनपद पंचायत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? महानगर योजना के लिए समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है 243 यानी 243 ZE। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? निर्दलीय प्रत्याशी को अगर नामांकन करवाना है तो उसके लिए 5 जो है प्रस्तावक आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 4। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो इसका ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 23 अप्रैल 1994 को। तो ये 1994 का है जो कब अस्तित्व में आया, 23 अप्रैल 1994 में। इससे ऊपर का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में
अध्यक्ष में के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तो 23 अप्रैल को लागू हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।